नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान दी ऑर्किड स्कूल पावर्ड बाय मी बॉडी स्पिरिट इज ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके यहाँ नाम लेना चाहेंगे। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ साहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वक़ारुल हसन मुझे कहते हैं। और आज जो है वो ना सिर्फ खेलो पाकिस्तान के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान जीत चुका है इस तमाम सूरत हाल में PSL सीज़न 8 ख़ास तौर पे उस पर फोकस होंगे। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जो कि क्रिकेट के हवाले से हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ़ कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जनाब फरहान भाई बेहद शुक्रिया आपका। इनके साथ ताबिश मीर साहब मौजूद हैं। ताबिश आपका भी बेहद शुक्रिया, ये भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और साथ ही साथ हम ना सिर्फ ये बात करेंगे कि PSL सीज़न 8 किस तरह से जा रहा है, खेला जा रहा है, और जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस फॉर्म में हैं और किस तरह से वो देख रहे हैं। आज कराची पेशावर का जो मुकाबला है वो होने जा रहा है PSL सीज़न 8 में, तो क्या उम्मीदें और तवक्कात की जा रही हैं। फरहान भाई सबसे पहले आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या लग रहा है सर आज PSL सीज़न 8 का आज का मैच? जी, आज पेशावर और कराची का मैच है। कराची के लिए तो बहुत अहम मैच है कि दोनों टीमें जो है वो 4-4 पॉइंट के साथ हैं। कराची जो है वो चौथे नंबर पे है और पेशावर 5वें नंबर पे रन रेट पे। कराची ने अगर आज का मैच जीत लिया तो कराची तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इस्लामाबाद के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, लेकिन रन रेट कराची का बहुत अच्छा है। जबकि पेशावर और इस्लामाबाद की टीम 110 रन से अभी लाहौर से हारी थी इस्लामाबाद, और पेशावर की टीम भी जो है वो लाहौर से काफ़ी मार्जिन से हारी हुई है। आज का मैच कराची के लिए इसलिए भी है अहमियत का हामिल है, कराची के मैच ज़्यादा होते जा रहे हैं जबकि इस्लामाबाद के मैच अभी कम है, तो रन रेट की बुनियाद पे ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हेड टू हेड देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कल के दोनों टीमों के दरमियान 18 मैचेस खेले जा चुके हैं। 13 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं और जबकि 5 मैच कराची ने जीते हैं। लेकिन आखिरी जो 6 मैच हैं इन दोनों के दरमियान वो 3-3 मैच जीते हैं दोनों टीमों ने। तो कराची की टीम के लिए है कि आज किस फॉर्मेट से खेलते हैं। उनके जेम्स बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, मैथ्यू वेड भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन मैथ्यू वेड थोड़ा सा स्लो डाउन होकर बैटिंग करने आए क्योंकि बहुत 46 रन बनाए और 18-19 ओवर तक वो बैटिंग करते रहे। तो मैं समझता हूँ शर्जील खान को आज आजमाना चाहिए। हैदर अली को बाहर बैठाया था पिछले मैच में, तो अब शर्जील को खिलाना चाहिए। और तैयब ताहिर ने आके जो आपके सामने स्ट्राइक की थी, ताहिर ऑन फायर हुआ था, तो ताहिर भी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। मोहम्मद आमिर का देखना पड़ेगा कि आज खेलते हैं या नहीं। आमिर यामीन के साथ बॉलिंग अटैक में तो एक ओवरऑल देखा जाए तो कराची की टीम बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो साइम अयूब जो है बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस अच्छी फॉर्म में है। तो पेशावर की टीम भी जो है वो किसी से कम नहीं है। मैच बहुत अच्छा हुआ, कराची के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील साहब ने। जनाब खुशामदीद कहेंगे आपको। जनाब वालेकुम। यकीनन उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त मैचेस चल रहे हैं PSL के, आप भी काफ़ी महसूस हो रहे होंगे। सर क्या कहेंगे, आज कराची पेशावर के दरमियान टाकरा होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कौन जीत सकेगा या कौन बेहतर खेल का मुजाहरा करेगा? देखिए, एक्चुअल में T20 जो है ना, इट्स अ वेरी फनी गेम। अगर हमने देखा लाहौर कलंदर इतनी फॉर्म में थी और ओनली मैच जो वो हारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कराची से हारे हैं। तो आई थिंक जो टीम अच्छा खेलेगी सारी जो है ना वो वेरी वेल बैलेंस्ड है। डिफरेंस जो है ना इस वक्त पेशावर में और कराची में सिर्फ और सिर्फ जो है ना फायर पावर का है। और पेशावर के पास जो है ना एक्चुअल में बैटिंग लाइनअप जो है ना कंपेयर टू कराची जो है ना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कराची के जो सबसे ज्यादा खुशाइन बात ये है कि जो उनका कैप्टन है ना वो कंटिन्यू जो है ना परफॉर्मेंस में रहे। तो जिस तरह कैप्टन परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो उसके लिए बहुत आसान काम होता है अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाना। लेकिन अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, जो खासतौर पे आजकल कोयटा के साथ हो रहा है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ 50-50 गेम, जो हमेशा से होता हुआ आ रहा है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वही मैच जीत जाएगी। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कराची किंग्स की अगर बात की जाए तो कराची किंग्स को इस PSL में काफ़ी मुश्किलात पर विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है उनका। 2 मैचेस बहुत करीब आकर हार गए हैं, तो क्या समझते हैं कराची की टीम कहाँ गलती कर रही है? देखिए, गलती तो कहीं भी नहीं कर रही और एक्चुअल में जो गेम वो हारे हैं वो बहुत ही क्लोज जो ना वो फिनिशिंग थी। और आई थिंक के ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दी ओनली डिफरेंस इज बेसिकली देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फिनिशिंग ऑफ मैच। वो जब आना शुरू, लास्ट मैच वो जीते हुए हैं, पेशावर लास्ट मैच हारा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा जो ना ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो है ना वो बना हुआ है और उनको इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। एक झटका उनको लगा है एक्चुअली विंस का, देखें आज वो किससे ओपनिंग कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फरहान भाई हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आपने कहा कि कराची की टीम में जो फ़र्क है फायर का है
तो शर्जील खान एक बेहतरीन पावर हिटर की सूरत में मौजूद है, हैदर अली भी एक अच्छा पावर हिटर है, जेम्स स्मिथ ने अपनी पावर हिटिंग दिखाई है कि किस तरह उन्होंने पावर हिटिंग की है 2 मैचों में। और अगर नीचे देखूं मैं तो बेन कटिंग है जिन्होंने 2 मैच जितवा सकते थे, आखिरी लम्हात में ऐसे पोजीशन पे आके वो अपनी नफ्स पे काबू नहीं कर सके। कराची को जीता हुआ मैच आखिरी लम्हात में 2-2 गेंदें जो उन्होंने बीट कर दी। फिर शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी जो है वो फिनिश नहीं कर सका, दोनों मैचों में वो खड़ा हुआ था। इमाद वसीम आखिर तक खड़े हुए थे, वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। तो कराची की टीम में फायर तो मौजूद हैं और एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन 2 मैच इन्हीं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की वजह से हारे हैं। तो आप किस तरह की हिकमत अमली पर जाना पड़ेगा? शर्जील खान को लेके आना पड़ेगा या शोएब मलिक और बेन कटिंग को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? देखिए, आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हर एक आदमी को जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। कराची के अंदर शोएब मलिक की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैच को लंबा करना है। और जिस तरीके से आपने कहा कि आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि आज जो ना इनको बेसिकली ओपनिंग स्लॉट के ऊपर इनको जरूर शर्जील को जो ना वो चांस देना चाहिए। 2 मैचेस के अंदर, शुरू के 2 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आज इट्स अ डिफरेंट ग्राउंड, तो गैम्बल खेला जा सकता है। और जिस तरीके से बाकी इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन रखा हुआ है वो सही रखा हुआ है कि बैन कटिंग, इमाद वसीम का काम जो है ना एक्चुअली फिनिशिंग का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो 2 मैचेस में जो है ना वो अपना काम पूरा नहीं कर सके। जैसे पेशावर की टीम को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कराची की टीम को टारगेट चेस करने पे जाना चाहिए या उनका टारगेट जो है वो पहले बैटिंग होना चाहिए? देखिए, एक्चुअल में पेशावर की टीम के साथ जो ना वही ड्रॉबैक है जो उससे पहले जो ना कराची किंग के साथ था। तो पेशावर की टीम पूरी रिवॉल्व करेगी बाबर आजम के ऊपर। तो बाबर आजम की विकेट जो है ना वो प्राइसलेस विकेट होगी। और देखिए, मुझे अभी फिलहाल ये अंदाजा नहीं है कि ड्यू है या नहीं है वहां पर। जो नॉर्मली मौसम चल रहा है कराची में तो हमें नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा ड्यू थी। तो बैटिंग जो है ना वो बेसिकली पहली नहीं करनी चाहिए, दूसरी बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर लाहौर में ड्यू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कजाफी स्टेडियम जो है ना बहुत हाई स्कोरिंग जो है ना मैचेस होते हैं, तो आई थिंक कि सेकंड बैटिंग जो है ना उनको वहां पर रावलपिंडी में ये पहला मैच खेला जा रहा है पीएसएल की तारीख में। ये रावलपिंडी ग्राउंड पे मैच है, तो वहां की क्राउड के लिए भी ये बड़ा एक्साइटिंग है आज। अच्छा, अब ये तो मैंने भी अभी देखा कि पिंडी में मैच हो रहा है और आई हैव नो आइडिया कि वहां ग्राउंड किस किस्म का रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। जुनैद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दोनों टीमों की दरमियान जो 18 मैचेस खेले गए हैं, 5 में कराची और 13 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है। पेशावर का पलड़ा हमने भारी देखा है, क्या समझते हैं आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए, स्टार्ट जो है ना वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जब आप नया मैच खेलने के लिए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि स्टार्ट किसी किस्म का कोई मैटर करते हैं कि आप 4 मैच जीते हैं या 5 मैच जीते हैं। जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी, आज कराची अच्छा मैच खेलेगी तो कराची जीत जाएगी। कॉम्बिनेशन और टीम सिलेक्शन दोनों ने जो ना पूरी की है, अच्छी जो ना सिलेक्शन हुई है। तो आई थिंक जो डिफरेंस है वो बेसिकली मैच विनिंग कॉन्फिडेंस का है। अगर अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस सीजन के अंदर दोनों के पास कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि दोनों ही जो ना सिर्फ 2-2 मैचेस जो ना वो जीते हुए। तो आप समझे, वो कहते हैं कि इस वक्त जो फाइट हो रही है वो लीस्ट पर हो रही है। अच्छा, लेकिन इसमें तो आई प्रेफर कराची मैच जीते। सर, क्या पेशावर के अंदर जो बॉलिंग अटैक है वो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? हाँ, देखें, पेशावर के पास जो बेसिकली एज है ना वो बाबर आजम का जो ना बहुत बड़ा एज है, वही बहुत बड़ा एज है और वही बहुत बड़ा जो ना नुकसान है। क्योंकि टीम जो ना बहुत ज्यादा रिवॉल्व करती है एक प्लेयर के ऊपर। तो आप अगर ओवरऑल जो ना आप चेक करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची इज अ बेटर यूनिट देन पेशावर। सर, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी में 2 नौजवान खिलाड़ी जो बहुत एतमाद के साथ खेल रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगी। हारिस हैं यहाँ और साइम अयूब, इन दोनों की बात करेंगे। पेशावर की टीम दोनों को अपनी ताकत मान रही है, तो क्या समझते हैं कि दोनों की इनिंग्स भी आगाज अच्छा करते हैं, तो आप क्या समझते हैं इनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, आई पर्सनली थिंक कि हम लोग नॉर्मली जो ना वो किसी भी एक यंगस्टर्स को जो ना बहुत ज्यादा जल्दी 2 इनिंग 3 इनिंग के अंदर जो ना उसको जज करना शुरू कर देते हैं।
तो उनको पूरा टाइम देना चाहिए 2 इनिंग के ऊपर साइम अयूब को और हारिस ने तो खैर इंटरनेशनल खेल भी लिया है, इनफैक्ट लास्ट वर्ल्ड कप भी जो ना वो खेल कर आया है। तो अभी इतना ज्यादा ना हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, उनको पूरा टाइम देना चाहिए। इट्स अनफेयर टू देम। अच्छा, अब हमारे साथ ये मसला है कि हम जल्दी हीरो भी बना देते हैं और उसके बाद फिर जल्दी उनको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं। तो पूरा सीजन खत्म होने दें, देखें किस तरीके से साइम अयूब जो ना ये पूरा सीजन खत्म करते हैं, एंड देन विल कीप एन होप ऑन हिम कि भाई कि हाँ वाकई के उनको पाकिस्तान टीम के अंदर जगह देनी चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर और वो ऐसे ऐसे शॉट खेलता है जो T20 में वाकई जो ना बड़ा इंटरेस्टिंग जो ना वो कॉम्बिनेशन बनता है। जुनैद भाई, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इतनी जल्दी किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक जज किया हुआ खिलाड़ी है जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। इसने T20 में परफॉर्म किया, इस PSL में परफॉर्म किया। फखर जमान वो इस तरह का खिलाड़ी है कि जो गेम चेंजर है, और खास तौर पर शुरू के 6 ओवर के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद क्या अब बाबर आजम और रिजवान के होते वो पाकिस्तान के ओपनर नहीं बन सकते? देखें, अगर हम PSL देखें तो अगर हम ओपनिंग का मुकाबला देखें तो बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान भी परफॉर्म कर रहे हैं, फखर भी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो रिजवान और बाबर जो है ना वो इतने रिजिड हैं कि वो अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कल या परसों जो ना शायद आफरीदी ने भी ये कहा था कि एक्चुअल में ये फखर जमान जो है ना वो परफेक्ट स्लॉट है आपका ओपनिंग के लिए। और वो जिस तरीके से खेलता है वो बेसिकली बिल्कुल वो रिस्क लेके खेलता है, वो बॉल उठा के भी मारता है और उसके पास जो है ना वो हर जगह के शॉट्स मौजूद हैं और एक्सपीरियंस भी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको ओपनिंग करनी चाहिए। बट एज यू नो पाकिस्तान टीम के अंदर जिसको जो जगह मिल जाती है वो जगह जो ना किसी और के लिए नहीं छोड़ता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ ताबिश भी मौजूद हैं और हमारे एक नए मेहमान मुनीर अली कादरी साहब भी मौजूद हैं। अब बेहद शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। ताबिश, आपकी तरफ आएंगे। ये इस वक्त जो PSL के हवाले से खास तौर पे बात की जा रही है कि क्या बॉलिंग अटैक जो है वो पेशावर के ज़्यादा मजबूत है या कराची को किस लिहाज से आप समझते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? आपका तज़िया क्या है? अगर बात कीजिए बॉलिंग अटैक के हवाले से तो मोहम्मद आमिर एक जानिब तो मौजूद है कराची किंग्स के पास, लेकिन वो उस अंदाज से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उन्होंने 3 विकेट्स पूरे PSL में अभी तक हासिल की हैं। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। 2017 माजी में हमने देखा था जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, जिस अंदाज से वो परफॉर्म कर रहे थे, वो काफ़ी ज़बरदस्त टच में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब अहम सवाल ये होता है कि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे माजी में, अब किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ज़बरदस्त टच में नज़र आया मोहम्मद आमिर, लेकिन अब ये उन पर सवाल आयद होगा कि वो किस तरीके से आज के इस मैच में दिखाई देंगे। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर से मुतालिक वैसे ही जो एक सर्द जंग का सिलसिला भी जारी है, देखना ये होगा मोहम्मद आमिर किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बात की जाए पेशावर ज़ल्मी के हवाले से तो उनकी बॉलिंग अटैक काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी अच्छे अंदाज से एक्सप्रेस करी है, लेकिन चेस करते वक्त ये दिखाई देता है कि ऐसा तासुर सामने आता है कि वो बड़ा हदफ जब सेट करते हैं तो वो भी चेस हो जाता है। पिछला अगर मैच देखें जो 14 फरवरी को हुआ उसमें भी कराची 2 रन से जो है हारा, तो कोई बड़ा मार्जिन से PSL में जो है फतवात का सिलसिला नहीं समेट पा रही है पेशावर ज़ल्मी। तो यही सिलसिला जारी है जिसकी वजह से सोचना होगा बाबर आजम को, अपने वीक पॉइंट्स पर सोचना होगा, अपने बॉलर्स को और बॉलर यूनिट को यूटिलाइज करना होगा। क्या हिकमत अमली होगी। आज का एक बड़ा मैच है, पेशावर के लिए जीतना काफ़ी ज़रूरी है। कराची अगर जीतेगा तो अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर लेगा। देखना ही होगा आज बाबर आजम की प्लेइंग 11 हो या फिर इमाद वसीम हो, वो किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। ठीक है। अच्छा, यही सवाल सर मुनीर साहब की तरफ में आऊँगा कि मुनीर, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त कराची किंग्स जो अपनी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से कुछ शायकीन जो मायूस हुए थे, थोड़ी सी उनके अंदर दोबारा से एनर्जी आई है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल, अगर अच्छा खेलते हुए अगर बुरा खेल शुरू हो जाए तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई नीचे से अपनी ख़राब परफॉर्मेंस को टर्न कर रहा है और वो अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब गुड साइन है ये। हमेशा देखिए कि अगर मेरे 100 में से 40 नंबर हैं और मैं 60 नंबर लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अगर 60-70 से 35-40 पे आ रहा हूं इसका मतलब है कि मैं फेलियर की तरफ हूं। तो मैं समझता हूं कि कराची ने काफ़ी अपने आप को प्रूव किया है, इम्प्रूव किया है और पेशावर ज़ल्मी से उनका मैच है वो ठीक है, इतना
अच्छे अंदाज में, वो नहीं है कि मैं कहूँ कि वन साइडेड जीतेंगे, लेकिन मुझे होप, और मैंने इससे पहले भी कहा था मेरे साथियों ने भी, कि कराची को बहरहाल उससे एज हासिल है पेशावर से। और देखिए लगातार तकरीबन जो उन्होंने मैचेस जीते हैं या क्लोज मैच हारे हैं, उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अब पेशावर के वक्त जो है वो 30% और 70% कराची के पास है। कराची की परफॉर्मेंस बहरहाल इस वक्त उनसे काफ़ी बेहतर जा रही है। बेहतर जा रही है। अच्छा फरहान भाई, कल हम ये भी जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो आए तो हैं, लेकिन उनके वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही हमें जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की नज़र आ रही है। अब वो इंजर्ड भी होना शुरू हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी एक धचका लगा है। उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अब इस तरह से इंजर्ड होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या मुकाबले इस तरह जारी रहेंगे क्या? जी, ये तो खेल का हिस्सा है, इंजरी चलती रहती है और खिलाड़ी अनफिट भी होते हैं, लेकिन उनके सब्स्टिट्यूट भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो और फॉर्म में और वो इंजर्ड हो जाए तो फिर टीम के लिए एक नुकसान होता है। आपने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरसीज के, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उन सब के होते हुए जो इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं उन पर कंपटीशन है, मुकाबला है। रिजवान की बात करें तो वो टॉप में, फ़खर जमान की बात करें तो वो सेकंड नंबर पर चल रहे हैं, इमाद वसीम की बात करें तो वो भी ऑलराउंडर में अच्छे चल रहे हैं, और तो बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। और विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर के शोबे में भी हमारे पास मोहम्मद हारिस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आजम खान है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि अपने लड़के परफॉर्म करें, क्योंकि ऐसे कंपटीशन में हमें यहाँ पर अच्छी चीज़ अपना स्टाउट निकालना है जो आगे आने वाले T20 में पाकिस्तान के काम आएगा। बिल्कुल, और इसी तज्जियों को और तबसरों को हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पिरिट्स, इट्स ऑल अबाउट मी। साथ ही साथ दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूँ सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जी, मुझे वकारुल हसन कहते हैं। और गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम एक और नए मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आसिम अमरोही साहब, उनसे शुरू करेंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो मैच होने जा रहा है उस हवाले से खास तौर पे हमने जिक्र किया, आपका तज़किया रह गया सर कराची पेशावर के दरमियान। सर इस मैच के हवाले से तकरीबन कल से ही तमाम चैनल इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और मोस्टली जितने भी एनालिस्ट हैं उनकी तो तकरीबन राय जो है और वो कराची के फेवर में ही है। उसकी वजह यह है कि कराची की जो टीम है उसका एक तो मोमेंटम अच्छा बन चुका है इस वक्त, और जिस तरह काबिश ने भी कहा कि पेशावर की टीम को फतुहात तो ज़रूर हासिल हुई हैं, लेकिन वो फतुहात जिस तरह उनको जीतना चाहिए था उस तरह नहीं जीते, और उनका जो टीम है एक टीम कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, थोड़ी बिखरी बिखरी दिखाई देती है। यही वजह है कि जितने भी मुबस्सिरीन हैं वो कराची को इस वक्त फेवरेट करार दे रहे हैं, और मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं कि जैसे अभी आमिर का भी जिक्र किया था कि आमिर जो है उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए? देखें, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी प्लेयर जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। बैड पैच हर प्लेयर के ऊपर आते हैं, बुरा वक्त भी आता है, तो ऐसे वक्त के अंदर अच्छे प्लेयर वो होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो अपना गिव अप नहीं करते और प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आमिर के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है, अगर वो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर सकते तो मैं आई डू बिलीव कि वो ज़रूर कम बैक करेंगे। बिल्कुल कम बैक। सही। फरहान फरीद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बाबर आजम की बात करेंगे। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बड़े सवालिया निशान हो गए, तो उनका फ्यूचर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? लगता है कि वो कैप्टन रहेंगे आगे चल के भी? जी, अभी तो वो कप्तान रहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक इसी तरह की परफॉर्मेंस रही, आने वाली जो सीरीज़ हैं उसमें अगर उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की तो, क्योंकि रिजवान जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। अगर बात करूँ इमाद वसीम की, शादाब खान की, तो ये एक अच्छा मतलब एक अच्छा हेल्दी कम्पिटिशन बना हुआ है जहाँ पर अगर शाहिनशाह आफरीदी भी बहुत अच्छी चॉइस हैं। तो T20 में मैं समझता हूँ कि अब आने वाला जो सिलेक्शन कमेटी है वो उनको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर फतुहात दिलानी है तो एक अच्छा जहनी कप्तान जो है पाकिस्तान को। और आपने बात की कि बॉलर की, आमिर की बात की, आमिर ने सिर्फ 3 विकेटें हासिल की, लेकिन मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस से, जिन्होंने 15 विकेटें हासिल कर चुकी है, 14 विकेटें, और उनका जो बॉलिंग स्टाइल है, जो उनकी हाइट है, जो उनकी पेस है, और विकेट लेने के बाद जो उनका स्टाइल है, पहले जनरेटर स्टार्ट होता था हसन अली का, लेकिन अब उन्होंने एक फायर निकाला है, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के पेसरों में। तो आने वाले वक्तों में देखेंगे अगर अच्छा पॉलिश हो जाता है ये बॉलर तो पाकिस्तान के लिए अच्छा इजाफा है। देखिए, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, जो हमारे पास स्पेस बैठी है उसके अंदर अगर आप आमिर की बात करते हैं, आप नसीम शाह की बात कर रहे हैं, एहसानुल्लाह आ गए, शाहनवाज दहानी जो इस वक्त इंजर्ड हैं, हसनैन हो गए, तो ये इस वक्त बड़ा टफ कंपटीशन है। जमान खान भी मौजूद है। जमान खान बड़ा अच्छा, हाँ जी, बड़ा मुतासिर बॉलर है। बिल्कुल। अच्छा तबिश, कल जो यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि हमारे बॉलर्स जो हैं बाज
उन आखिरी खिलाड़ियों को आउट करके कहते हैं कि जी हमने इतने खिलाड़ियों को आउट कर दिया, हमारा रिकॉर्ड जो है वो बेहतर हो रहा है, लेकिन बर वक्त आउट करना, बर वक्त मैच को जो है उसको इन होना, वो जो है वो असल कारकर्दगी कहलाती है। वो बिल्कुल असल कारकर्दगी होती है। और आपने जिस तरीके से बात की तो आप शायद उसी हवाले से बात करें कि एक जानब हमने देखा था कि जिस तरह से 7 मैचेस की सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह से हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, वो एक इंतहाई फैसला कुन बॉलिंग का मुकाबला था। उस वक्त जो है फैसला करना था, आया डू और डाई सिचुएशन थी, उस वक्त उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। लेकिन यही देखना हो, क्योंकि जब T20 में हम देखते हैं, इसको ये भी कहा जा सकता है लॉटरी क्रिकेट है, जिसका जो नसीब होता है तो उस तरीके से जो है वो खिलाड़ी का दिन होता है। और हमने यही देखा है कि जिस तरीके से पेश किया खेल, ख़ास तौर पर मुतादिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो PSL के ज़रिए सामने आए हैं। इसी PSL की एडिशन की बात की जाए, PSL 8 की, तो ख़ास तौर पर हमने देखा इरफान उल्लाह सामने आए, तैयब ताहिर सामने आए, फिर उसामा मीर ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, एहसान उल्लाह का जिक्र किया जा रहा था, वो ज़बरदस्त सामने आए हैं। फिर इसी के साथ साथ दीगर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अब ये एक अहम सवाल है कि किस तरीके से इन्हें मौका दिया जाएगा। साइम अयूब की हम बात कर रहे थे अभी, जिस तरीके से हमने बात की कि साइम अयूब को ही मौका देना चाहिए, लेकिन बात यह है कि साइम अयूब नेचुरली ओपनर है, बाबर आजम उसे ऐसा वन डाउन बैटर खिला रहे हैं। आप एक नेचुरल ओपनर को जब वन डाउन खिलाएंगे तो वो जो प्रेशर है, यंग गन किस तरीके से उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगी। जब 241 का टारगेट था, बाबर आजम ने बजाय खुद बैटिंग करने के हारिस को बैटिंग करने की दावत दी। तो ये तमाम हिकमत अमली होती है, कप्तान को एक कप्तानी वाला अमल दिखाना पड़ेगा। इसके लिए तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बाबर आजम को। जब वो सामने आके खुद ही परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, कम बॉलों पे ज़्यादा रन करेंगे, उनका रन रेट आप देख लें, इमाद वसीम का रन रेट देख लें। इमाद वसीम की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 180 रन किए हैं, और उनका जो रन रेट है वो कम गेंदों पर उन्होंने किए हैं, तकरीबन 102 गेंदों पे किए हैं, 176 का उनका रन रेट है। बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने 136 रन किए हैं, लेकिन कितनी गेंदों पे किए हैं, वो 140 गेंदों से भी ज्यादा की गेंदों पे किए हैं। तो इसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते तो हैं 300 से ज्यादा का मैं स्ट्राइक रेट कर दूंगा, लेकिन वो कब करेंगे, वो वक्त कब आएगा, उसका इंतजार है। बिल्कुल सही बात। अच्छा मुझे ये जो अभी जिक्र इन्होंने किया, बाबर का भी अभी जिक्र हो रहा था, तो जब बाबर हटते हैं तो वो रिजवान को चाहते हैं कि रिजवान जो है वो कप्तानी करें। सर क्या उन्हीं के पास हक है या और भी लोग देख सकते हैं? देखिए बात यह है कि एक तो पहले मैं उसका जवाब दे दूँ कि फास्ट बॉलर कहते हैं कि हमने इतनी विकेटें ली हैं, क्योंकि हम रीजन और डिस्ट्रिक्ट में रह चुके हैं और हमारे यहाँ जाहिर बात है एक सिलेक्शन होता था, तो हम अपने सिलेक्टर से ये कहते थे कि देखो ये जो अगर 15 आउट दिखा रहा है ना, तो ये 15 आउट ना देखो, ये 3 आउट है। तो वो हैरान होते थे, यार आप टेक्निकल बात इस तरह कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये था कि अगर ओपनर उन्होंने आउट किए फास्ट बॉलर ने, या मिडिल पे ऐसी जगह पे आउट किए कि जहां हमें 15 रन चाहिए थे, 3 ओवर में वो आउट कर गए, तो वो आउट है। अब अगर 60 रन का हमें टारगेट चाहिए और 4 ओवर रह गए और 60 रन के एवरेज में हम 2 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं, तो ये कोई आउट करना नहीं होगा, वो तो आउट होगा, इसलिए कि 15 से 20 के एवरेज से वो जा रहा है। तो इसका सिलेक्शन का मेयार ये होता है, अमूमन होता है, होना चाहिए लेकिन होता है, मैं कह रहा हूँ कि वो ये देखते हैं कि स्पीड, लेंथ एंड डायरेक्शन एंड प्लस उसकी परफॉर्मेंस। ज़रूरी नहीं है अगर विकेट कीपर स्लिप पे 3 या 4 कैच मेरे छूट गए और मैं अच्छा बॉलर हूँ तो वो मुझे कंसीडर करेंगे बनिस्बत इसके कि सामने वाले ने अगर 11 आउट किए हैं लेकिन उसकी बॉलिंग में इतनी वेरिएशन नहीं थी, इतनी उसका क्वालिटी नहीं थी। सेकंड नंबर पे जो आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, ये देखें एक फैमिली मेम्बर हो गए ये कहते हैं तुम बैटिंग करो मैं बॉलिंग करूँगा, तुम टॉस करो मैं अपॉर्चुनिटी लूंगा कि बॉलिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है। एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जब ये सब लोग कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, रूममेट होते हैं, इनकी हिकमत अमली होती है। इन्हें मालूम है कि अगर XYZ को कप्तान बनाएंगे तो हमारा तो 11 में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा ये बंदर बाट जो है अंदर ही चलती है। और क्योंकि हमारे हमेशा प्लेयर पावर रही है, हमारी आपने देखा हुकूमत में भी जो है किसके पास प्लेइंग पावर है ये आपको मालूम है। प्लेयर्स पावर हमारी मुमलिकत के अंदर भी है और हमारे खेल के अंदर भी है। कोई आदमी जो कि कप्तान है सामने, वो कप्तान नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा चेयरमैन, हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारी तमाम लोग इतने इनके सामने बेबस हैं क्योंकि इस पर ग्लैमर है और मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि वो शायद आफरीदी तो एक गुड लक है और वसीम अकरम की कि इस वक्त याद कर रहे हैं, लेकिन वीडियो इस पर आप ज़हीर अब्बास को देखें, इनसे बड़े खिलाड़ी थे। ज़हीर अब्बास को 10% भी लोग नहीं जानते। हनी मोहम्मद का नाम बहुत मुश्किल से लोगों को याद है। तो इस वक्त ग्लैमर है मीडिया, इसकी वजह से इन्होंने अपनी एक मोनोपोली एंड लॉबी बना रखी है। और मैं आपको अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा किसी ने कहा है मुझे कि शाहीन खान अफरीदी जो है उनकी लॉटरी बहुत उम्मीद है क्योंकि हमारे रिकॉर्ड बड़े कायम होते हैं। तो हमारे यहाँ शायद सुसल और दामाद का शायद रिकॉर्ड कायम हो जाए कि दोनों ने कप्तानी की है।
ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जी, क्योंकि हाँ। इसमें एक इजाफा करूंगा मैं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हक और सच बोलने वाला आया है वो ज्यादा देर तक टिका नहीं रहे। आप सलाउद्दीन सल्लू की बात करें, वो चीफ सिलेक्टर थे तो वो मेरिट पे टीम लेते थे, तो उनको ज्यादा, आमिर सोहेल आए तो मेरिट पे लेते थे, ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। राशिद लतीफ मेरिट पे लेते थे, ऊपर से आती थी टीम को रिजेक्ट कर देते थे वो हमेशा। और जो मेरिट पे टीम नहीं लेता, दूसरों की टीम कोई पर्ची लेता है। सरफराज को भूल गए सर आप। जी, सरफराज की मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज को जब मेरिट पे टीम खिलाने आती थी तो सरफराज ज्यादा देर तक टीम पर टिके नहीं। तो यहाँ पर मेरिट का कत्ल कर दिया जाता है जब तक चेयरमैनशिप होती है, ऊपर से वो टीम भेजते हैं, फिर सियासी वाबस्तगियां होती हैं, फिर हर तरीके से जो है वो आगे से पर्चियां आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपने आप को अगर साबित करना चाहता है तो फिर वो या तो रिजाइन देकर खुद चला जाता है या उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो छोड़ देता है। जहाँ मेरिट की इन्होंने बात की तो अभी शाहिद खान अफरीदी जो इंटरिम चीफ सेलेक्टर बने थे, तो उन्होंने अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बहुत अहसन तरीके से निभाया और उन लड़कों को मौका दिया जिनको अरसे दराज से मौका नहीं मिला था। सरफराज को कम बैक करवाया, मीर हमजा का नाम आया, तो इस तरह की उन्होंने एक अच्छा उन्होंने एक सांस किया था जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक गुड साइन था। बहुत अच्छा उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा फरहान फरीद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अब लाहौर कलंदर जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है और मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है, तो आप क्या समझते हैं कराची की टीम का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है बाकी टीमों में से? लेकिन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दो टीमें ऐसी लग रही हैं जो मुझे लग रहा है क्वालिफाई कर जाएंगी। अब तीसरी और चौथी टीम के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पेशावर या कराची, इन दोनों में से कोई एक टीम ऐसी होगी। हो सकता है कि इस्लामाबाद भी जो है वो फाइट करे। ये तीनों टीमों में से दो टीमें जो ऐसी होंगी वो क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगी तीसरी टीम के लिए। तो कराची टीम के लिए आज मौका है कि अगर आज अच्छा मोमेंटम बनाती है, मैच जीतती हैं तो आगे कैरी करेंगी। अगर पेशावर जीत जाती है तो पेशावर का यहाँ से सफर, क्योंकि अब आखिरी 5 मैचेस रह गए, ये है डिसाइडिंग मोमेंट। यहाँ से पता चलेगा कि इसका मोमेंटम किस तरह जाता है। हो सकता है कि यहाँ से जो है वो मुल्तान सुल्तान भी जो है वो बाहर हो सकती है अगर वो अपने आखिरी सारे मैच हार गई। तो ये वो मैचेस हैं जो अगर कोयटा जीतती है कंटिन्यू, कोयटा की टीम के मुझे चांस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कोयटा की टीम के पास ऐसे चांस है कि अगर वो सारे मैच जीतती भी है तो नजरें उसकी उधर होंगी कि कौन हारता है कौन जीतता है। तो अगर मगर की कहानी है वो पाकिस्तान वाली सूरत है जो आमतौर पर जीते हुए हैं 5 अभी बाकी हैं, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट है, अभी तो दूसरा मरहला शुरू हुआ है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने सारे मैच जीतें। लेकिन जो उनकी टीम कॉम्बिनेशन चल रहा है वो मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। अच्छा ताबिश, जो इस वक्त सिलेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं कि आमतौर पे कहा जा रहा है, जैसे कोयटा की बात कर लें या दीगर खिलाड़ियों को जब सिलेक्ट किया जा रहा होता है, तो क्या जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ये सोच के सिलेक्ट कर रही होती हैं कि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, या उन्हें लगता है नहीं फला खिलाड़ी को ही उठा ली जाए, जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं? जिस तरह से आपने कोयटा के हवाले से बात की, क्योंकि कोयटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से सरफराज मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से हमने टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म को देखा था, जिस तरीके से बेहतरीन टच में वो दिखाई नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक अहम नुक्ता ये सामने आता है कि सरफराज अहमद के हवाले से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं नदीम उमर, उन्होंने तो कहा था कि मैं 10 साल तक सरफराज को बतौर कप्तान खिलाऊंगा। 10 साल के बाद फिर सरफराज का मुस्तकबिल क्या है, ये भी तो एक अहम सवाल है। फिर कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है जो सरफराज को खिलाएगी और एज ए कप्तान खिलाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। इसके हवाले से हमें डिबेट करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए, एक नया तस्करा अब शुरू हो गया है कि इमाद वसीम बेहतर हैं या फिर मोहम्मद नवाज। जिस तरीके से इमाद ने मुसलसल परफॉर्म किया PSL में, जिस तरह से वो परफॉर्म करे, तो उन्होंने माजी के जो चीफ सेलेक्टर थे जिन्हें लैपटॉप सेलेक्टर कहा जाता था, अब उनकी कारकर्दगी और उनकी जो चीफ सिलेक्शन के तौर पर जो इंतखाब था उन पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं और नाकदीन उनको भी मुसलसल लेकिन क्या कोयटा के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो आपको लगता है कि इस तरह के थे कि वो टीम को आगे की तरफ ले जाती है? सारी जिम्मेदारी सरफराज पे थी। सरफराज की अपनी टीम थी, सरफराज ने तो मिलकर फैसला किया होगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए। प्लेइंग 11 का इख्तियार तो उन्हीं के पास है। उमर अकमल को जब वो खिलाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसमें सरफराज की बड़ी एक अहम कलीदी किरदार है, उसे उन्हें अदा करना होगा उसके हवाले से। साथ ही साथ दीगर जो फ्रेंचाइजें जो एक्सप्रेस कर रही हैं, शादाब एक नए कप्तान है, वो किस तरीके से परफॉर्म करवा रहे हैं, वो अपनी टीम से किस तरीके से काम ले रहे हैं, वो किस तरीके से आजम खान को यूटिलाइज कर रही हैं, तमाम चीज़ें भी तो मौजूद हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा एक ब्रेक के बाद जो है ना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये ऐसी डिबेट है जिसको हमें आगे मजीद लेकर चलना भी है। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पेस, इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके यहाँ जरूर हम नाम लेंगे। कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैं हूँ इसके साथ ही सहर फातिमा और मैं वकारुल हसन। और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से बढ़ाएंगे आगे कि क्या एक फ्रेंचाइज जब खिलाड़ियों को अपने साथ लेती है तो वो कौन सी क्वालिटीज़ को देखती है या कोई कॉम्बिनेशन देखती है। और जो कोयटा की अगर हम बात
कर रहे हैं जहां पर इस वक्त ऐसी परफॉर्मेंस है कि क्या सारा मलबा हम सरफराज पर डाल सकते हैं या दीगर खिलाड़ी भी उसके जिम्मेदार हैं। इस पर हम बात भी कर रहे थे। आसिम अमरू भी कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से। देखें T20 क्रिकेट के अंदर जो आपका जो शुरू के 6 ओवर होते हैं ना, वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उसके अंदर अगर आपके ओपनर 60-70 रन कर देते हैं तो आपकी टीम को एक आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है कि गप्टिल हो या जैसन रॉय हैं, वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अर्ली आउट हो जाते हैं। एक ही मैच में गप्टिल ने 100 किए थे, ठीक, और उसके अलावा एक ही मैच में जो है जैसन रॉय ने 45-46 किए। असल मसला ये हो रहा है कि कोयटा के साथ बैट पैच ये चल रहा है कि उसके जो प्लेयर्स हैं ना वो अर्ली आउट हो रहे हैं, और जब अर्ली आउट हो जाते हैं जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो उसका एग्जीक्यूट जो प्लान उनके माइंड के अंदर है उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करते हैं तो आई थिंक कि कोयटा कमबैक कर सकता है। उनके बेंच के ऊपर जो लड़के मौजूद हैं उनको डेफिनेटली उनको यूज़ करना चाहिए, जिस तरह अभी ताबिश ने कहा, उमर बिन यूसुफ बैठे हुए हैं, सऊद शकील बैठे हुए हैं, चेक करना चाहिए। 5 मैच हो चुके हैं, अब आपके बकाया 5 मैच हैं, आपके पास जो स्ट्रेंथ मौजूद है डू और डाई कंडीशन में आप आ चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये एक अहम सामने आता है, आप किसको बेंच पे बैठाएंगे? आप गप्टिल को बेंच पे बैठाएंगे जिन्होंने 100 किए थे, जिसके बदौलत आप जीते थे? नहीं, देखें ना, एक मैच के अंदर अगर आप परफॉर्म करके बैठ वो कर देते हैं, उसके बाद आप 5 मैच देखें, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना उसके अंदर 5 मैच अगर वो खेल रहे हैं, 5 मैचों में 2 से 3 मैचों में स्कोर करते हैं ना तो वो अच्छे होते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये होता है उनका बैट पैच है, और प्लेयर को खुद भी सोचना चाहिए अगर मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो वॉलंटरीली बोलना चाहिए यार मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, इस लड़के को इसमें एक तो ये है कि जो सवाल का जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन सवाल था नहीं वो जिस पे हम जवाब दे रहे थे। सवाल ये है कि फ्रेंचाइज जो अडॉप्ट करती हैं, जो पिक करती हैं प्लेयर्स का, इसका क्राइटेरिया क्या है, स्टाइल क्या है। अमूमन होता यह है कि से कि 80 प्लेयर्स पे आप कर रहे हैं काम, तो उसमें उन्होंने प्लाटिनियम रखा हुआ है, बाहर के रखे हुए हैं, 19 रखे हुए, मैचर रखे हुए, इस किस्म का सिस्टम होता है। उसके तहत जो 6 फ्रेंचाइज या 8 फ्रेंचाइज 7 जितनी भी फ्रेंचाइज है सामने उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, और वहाँ एक टर्न बाई टर्न जो है उस कैटेगरी का खिलाड़ी को आपको उठाना होता है। अब आपने एक होमवर्क किया हुआ होता है कि हमने इन 12 में से इन 3 पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन अब मैंने शायद आफरीदी पे फोकस किया, लेकिन शायद आफरीदी को दूसरी टीम ने उठा लिया तो मेरा फोकस ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन वो लेते हैं। सबसे बड़ा तो इसमें मसला ये होता है। सेकंड नंबर पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम यहाँ बजाय नहीं कह सकते कि बदमज़गी का भी माहौल हो जाता है, माहौल ख़राब होता है, डिबेट होती है। इसके अलावा एक लिहाजदारी और एक वही वाली बात है कि बगैर सबूत का आप काम नहीं कर सकते। जो मेरी नाकिस नॉलेज है उसमें यह है कि इसमें बाकायदा एक सिस्टम है जिसके तहत अगर 1 करोड़ का खिलाड़ी मैं चुनता हूँ तो उसमें 60 लाख उसके होते हैं, 40 मेरे होते हैं। एक सबसे बड़ा सिस्टम फ्रेंचाइज में ये भी है कि मिडिल मैन का किरदार जो है बहुत से लोग अदा करते हैं, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी तो है ना कि आप जब किसी को चुन रहे हैं तो आपके पास भी तो एक पता होगा ना कि ये खिलाड़ी हैं, अब मुझे इनमें से खिलाड़ियों में से चुनना है। वही होता है। लेकिन मैंने बताया ना कि आपने जिस पे ऑप्शन कायम किया हुआ इस्तीफा से आपको टर्न से पहले वो खिलाड़ी उड़ जाता है, तो अब आपके पास ऑप्शन अगर वाकई नहीं रहता तो आपको सेकंड कैटेगरी का बंदा या उससे कमज़ोर जो है खिलाड़ी उठाना पड़ता है। सेकंड ये है कि हमने सारे खिलाड़ी बाहर के नहीं उठाने होते, सारे खिलाड़ी हम अपने नहीं ले सकते। इसके अंदर जो रेशो रखा है उसका तरीक़ेकार यही है कि आप जो खिलाड़ी खिला रहे हैं उसमें उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है। असल में जो आपकी चॉइस होती है, पहले हर टीम को चॉइस मिलती है। अगर प्लैटिनम कैटेगरी में सबसे पहली चॉइस अगर लाहौर कलंदर को मिली है तो अगली दफा कराची को मिलेगी, फिर उससे अगली दफा जो है वो मुल्तान को मिलेगी। टर्न बाय टर्न तो आपने एक चॉइस, आपको पहली चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस पे है, आपने फिर इसके गोल्ड, फिर इसके बाद जो है वो सिल्वर में आती है, फिर इसके बाद इमर्जिंग प्लेयर में चॉइस पहली किसकी होती है, फिर एक चॉइस होती है कि आपने किस प्लेयर को रिलीज करना है। आपने जो कुछ 3-4 लड़के हैं उनको रिलीज करना है, ये भी चॉइस ऐसी करनी पड़ती है आपने किसको छोड़ना है। आपने अच्छे लड़के को छोड़ दिया, फिर वो आपको वहां देखे थे आजम खान को उन्होंने छोड़ा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो साइम अय्यूब को देख रहे हैं छोड़ा तो वो अहमद शहजाद जो है, अहमद शहजाद को भी आप यूटिलाइज कर सकते थे। उनकी परफॉर्मेंस जो है दीगर जो KPL के हवाले से बात की जाए तो कश्मीर प्रीमियर लीग में अहमद शहजाद ने ज़बरदस्त अंदाज से खेला था, ना जाने क्यों उन्हें ड्रॉप किया गया, जिसके बाद वो उस टच में नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अगर वो PSL में होते तो एक जो पूल है उनका मजीद बेहतर हो सकता था, मुस्तहकम अंदाज से एक्सप्रेस कर सकती थी कोयटा। हफीज़ टीम में मौजूद हैं लेकिन वो किस नंबर पर खेलेंगे अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कोयटा की टीम, उसकी मैनेजमेंट, कप्तान सरफराज अहमद। ये एक अहम सवाल है, कौन कौन से बॉलर बॉलिंग यूनिट में होंगे, ये फैसला अभी तक नहीं हो रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जगह पर मौजूद हैं। एक मैं इसमें एक बात बताऊं कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व होती है। देखिए, मुझे हफीज़ को मुझे मालूम है बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मैं उसको दूसरी तरफ नहीं जाने दूंगा।
मैं उसको अपने पास ही हायर कर लूँगा और मैं उसको उसके हिसाब से कराऊंगा कि वो कहीं जा भी नहीं सकेगा और मैं उसको जैसा चाहूँगा उसको ख़राब भी करूँगा। यहाँ बहुत फैक्टर, पाकिस्तान के अंदर वाहिद ये मुल्क है जहाँ क्वालिटी जो है ना वो बहुत कम फैक्ट करती है। यहाँ कई चीज़ें फैक्टर हैं जो इसको साथ मिला के, क्रिकेट हो या कोई भी शुबा हो, हम और आप माशरे में रहते हैं। अब जैसे मैंने जिक्र किया था उमैर बिन यूसुफ का, उमैर बिन यूसुफ वो खिलाड़ी है जो सबसे पहले जब वो आया है सामने तो कोटा ग्लेडिएटर्स में शामिल नहीं था। उसके बाद जब उसको मौका मिला तो इमर्जिंग के अंदर उसको कोटा ग्लेडिएटर्स के अंदर शामिल किया गया और उसने परफॉर्म भी किया। ये बात नहीं कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। मोहम्मद हफीज शामिल नहीं थे टीम में, एहसान अली जो है आखिरी टाइम में अनफिट हो गए, तो उनको मोहम्मद हफीज, लेकिन करना ही चाहिए था कि वो ओपनिंग बैट्समैन था, ओपनिंग बैटर की जगह ओपनर आना चाहिए था। अच्छा, हफीज को खिला रहे नीचे, असरांगा को भी एनओसी नहीं मिली ना, वो भी नहीं आ सके, असंगा नहीं आ सके, वो भी अच्छी चॉइस थे कोयटा के लिए से। श्रीलंका से एक मैन उनके स्पिनर है, उन्हें शायद इसी चीज का गम है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा होगा यहाँ कभी कभी किसी चैनल में, चाहे हमारे कोई भी चैनल में हम बैठे या कोई और दोस्त बैठे साथी, वो हमेशा कभी कभी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे आपको। क्या फ्रेंचाइज का मामला, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कमर्शियल एक मामला है, अवामी राय खेल के अंदर है कि कैसा खेल रहा है कोई और कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसकी टेक्निकल बुनियादों पर हम और आप उसकी इस्लाह करने चाहते हैं। अच्छा, हम लोग बात ज़्यादा करते हैं कराची और कोयटा की, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो जिस शहर से हम रह रहे हैं, कोयटा की टीम भी हमारी होम टीम है, कराची की टीम है, तो इस पे ज्यादा फोकस इसलिए रखा हुआ है, ज्यादा तनकीद और ज्यादा तारीफ ज्यादा उनकी इसलिए करते हैं कि ये दोनों टीमें कराची से बिलोंग करती हैं, तो दोनों के ऑनर भी कराची के। लेकिन बीइंग अ एनालिस्ट हमें ये नहीं करना चाहिए तमाम चीज़ों के ऊपर, जिसकी जो टीमें हैं उसके ऊपर तनकीद भी करना चाहिए और जो अच्छे खेल खेल रही हैं उनकी तारीफ भी करना चाहिए। न्यूट्रल रहना हम बन जाते हैं, हिमायती बन जाते सही, हैं। बिल्कुल। हम वापस आज के मैच की जानिब आते हैं। आज जो कराची वर्सेस पेशावर है, तो आसिम अमरोही साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आज वैसे ही कराची का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बूस्ट हुआ है, मुल्तान सुल्तान को उन्होंने हराया है, तो आप क्या समझते हैं आज पहले उन्हें बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? मेरी अपनी राय में आज आपको ये सवाल नहीं पूछना था, आज आपको पूछना था कल का जो मैच होगा उसके हवाले से, क्योंकि कल सवाल आप ये पूछ सके तो मेरी तरफ से तो कराची था। नहीं, आज मेरा आप सवाल नहीं समझे, मैंने कहा आज बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग अगर टॉस जीतते हैं तो। देखिए यहाँ पे अब वहाँ के वेदर की कंडीशन नहीं पता क्या है, फोगी वेदर है, नहीं आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से, फोगी वेदर अगर होता है तो टॉस जीतकर, फोगी वेदर अगर होता है तो टॉस जीतकर कराची को बाद में बैटिंग करनी चाहिए, और अगर वहाँ की कंडीशन वेदर की उनको ज्यादा बेहतर पता होगी जो कप्तान है। मुनीर अली कादरी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पिंडी में, क्योंकि मैं काफ़ी मैचों में एज ए मैनेजर रहा हूँ, तो पिंडी का जो स्टेडियम है उसके अंदर जो विकेट है वो सीम है, वो इतनी ड्राई नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे मेरा ड्यू फैक्टर इसमें होता है, अगर रात का मैच है तो पिंडी ऐसी जगह पे है और जितना आगे आप जाते रहें कि वहाँ इसका फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 6 ओवर में एक खिलाड़ी आउट होकर कोई 40-45 भी रन कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी 2 विकेटें गई और उसने 60 रन भी किए तो वो बेकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले टॉस जीत के फील्डिंग करनी चाहिए, जो टीम भी खेलेगी। अगर कराची के हम इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं तो कराची जो है फर्स्ट पहले तो टॉस जीते, वो वन दी टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। सही। फरहान फरीद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मुनीर भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि कराची की टीम के पास जो खिलाड़ी है ना वो इसी तरह के हैं कि वो टारगेट, जैसे बैन कटिंग है, शोएब मलिक है, इमाद वसीम है, तो ये नीचे अब तक की परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी रही है चेजिंग के ऊपर, और अब तक फिनिश नहीं कर सके, लेकिन वो फिनिशिंग टच देना चाहिए और कराची को कोशिश करनी चाहिए कि 170-60 तक रोकें और चेस पे जाएं, क्योंकि अगर वो लोग चेस करने गए और साइम अय्यूब और मोहम्मद हारिस और बाबर आजम अगर खेल गए पूरा तो कराची के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कराची के जीत के चांस अभी होंगे जब कराची चेस करेगा, कराची चेस करेगा। आपको क्या लगता है? आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है, माजी में 18 मैचेस दोनों टीमें आपस में खेली हैं हेड टू हेड, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखना ये होगा 5 मैचेस कराची जीती है, लेकिन 2 मैचेस वो तब जीती है जब उसने पहले बैटिंग की है। सबसे कम जो उसका रेशो रहा है चेस करने वाला रहा है। तो देखना ये होगा जिस तरह से कराची में उनकी परफॉर्मेंस रही, मुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस रही, पिंडी में वो किस तरीके से खेलेंगे। जिस तरह से कादरी साहब ने बात की, आसिम साहब ने बात की, फरहान भाई ने बात की कि ड्यू फैक्टर का काफ़ी एक अहम किरदार होगा। अगर ड्यू फैक्टर का किरदार होता है तो टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए, और अगर ड्यू फैक्टर क्योंकि हो भी सकता है और अगर ना हो तो फिर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि बड़ा कितना होना चाहिए वहाँ पे अगर 180 का हदफ देती है ज़ल्मी तो एक बड़ा हदफ होगा, जो एक अच्छा फाइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 18 मैचों में एक दफ़ा भी पेशावर की टीम कराची के खिलाफ 200 रन नहीं बना सकी, नहीं बना। ठीक है जनाब, वक्त भी क्योंकि अख्ताम को पहुंचा है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और मुझे वक़ारुल हसन को और सहर फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।